डेट है आज 8 जुलाई 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना मत्स्य सेतु। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो अभी लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। ये मोबाइल ऐप होगी, जैसे आपकी व्हाट्सअप ऐप है ऐसे ही आपको प्ले स्टोर पर मिलेगी ये ऐप। लेकिन किसके काम आएगी ये? फिश फार्मर्स के लिए, जो मछली का उत्पादन करते हैं, फिश प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे किसानों के लिए ये ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करेगी। इसलिए इसे बोलते हैं ऑनलाइन कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन। ऑनलाइन कोर्स का मतलब ये है आप फिश का प्रोडक्शन कैसे करोगे, कैसे ऐसे टेक्नोलॉजी यूज करोगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फिश की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, कि मछली का उत्पादन इंक्रीज हो। ये सब कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें, कौन सा सीड यूज करें। इसको डेवलप किसने किया है? मत्स्य सेतु ऐप को इसको बनाया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक लैब है, सेंटर है इसी का, जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ पे है ये सेंटर। इसने डेवलप किया है और इसे डेवलप करने के लिए सेतु ऐप डेवलप की है, बनाई है। इसको बनाने के लिए फंडिंग कहाँ से आई है, मतलब मनी कहाँ से आई है, पैसा? ये आया इस बोर्ड से। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, ये हैदराबाद में। इस बोर्ड ने मनी प्रोवाइड की है और इस इंस्टीट्यूट ने बनाया है इसको। तो ये भी याद रखना किसने बनाया और किसने फंडिंग दी है, ये आप नोट करते चलिए। इसका टारगेट क्या है? एम टारगेट यही है, लेटेस्ट जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी है उनको डिसेमिनेट करना है। डिसेमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना है एक्वा फार्मर्स को। जो एक्वा फार्मर्स का मतलब है जो पानी में एग्रीकल्चर करते हैं। पानी में तो क्या एग्रीकल्चर होगी, या तो फिश प्रोडक्शन होगा, या घास वगैरह जो होती है, या मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ के लिए कुछ प्लांट वगैरह यूज होते हैं वो उगाए जाते हैं कोस्टल एरियाज़ में, या नदी में, रिवर्स या लेक में, झील में। तो इन्हीं को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, स्प्रेड करेगी, ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। प्रोडक्टिविटी का मतलब है जैसे पहले उत्पादन, मान लो ये पौंड है, इसमें मछली जो होती थी लगभग 1 टन के लगभग मछली का उत्पादन होता था, और अब ये बढ़ के 2 टन हो जाए, 3 टन हो जाए, तो ये उसी एरिया में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए उसी एरिया में, तो उसी को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। पर्टिकुलर एरियाज में जितना पहले हो रहा था, मान लो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पहले 1 टन हो रहा था, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ही अब 2 टन होने लगे या 3 टन होने लगे प्रोडक्शन। उसी को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, उत्पादकता इंक्रीज हो गई। तो जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्या है? स्पेसीज वाइज और सब्जेक्ट वाइज सेल्फ लर्निंग ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज का मतलब है कि आप जैसे मान लो कोई भी मतलब एक्वा कल्चरिंग करते हैं, जैसे फिश कल्चरिंग करते हैं, तो फिश के बारे में जानकारी, स्पीसीज के बारे में, जैसे मान लो फिश एक स्पीसीज हो गई, प्लांट एक स्पीसीज हो गई, या फिर और कोई आप कोई मेडिसिनल पर्पज़ के लिए दवाई जिससे बनती है ऐसा पौधा उगा रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी आप खेती करना चाहते हो, जो भी कल्टीवेशन करना चाहते हो। और जब ये कोर्स कर लोगे, वहाँ पे किसान कोर्स करेगा इस पर, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ई सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा सर्टिफिकेट, मतलब उसी ऐप पे होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू होगा सर्टिफिकेट। तो ये आपको याद रखना है। ये तो मत्स्य सेतु ऐप के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको नोट करनी है कि इंडिया में फिश प्रोडक्शन कितना है और एक्सपोर्ट कितना करता है इंडिया। इंडिया देखो पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, मतलब पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे फिश का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में होता है। उत्पादन की बात हो रही है यहाँ पे, प्रोडक्शन की सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे चाइना प्रोड्यूसर। सबसे ज़्यादा फिश कहाँ पे होती है? चाइना में होती हैं। तो इंडिया पूरे ग्लोबल में जितनी भी फिश प्रोडक्शन होती है उसका 7.7% इंडिया उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। और एक्सपोर्ट में फोर्थ नंबर पे, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिश का पूरे वर्ल्ड में इंडिया, चौथे नंबर पे आता है। फिश का जो टोटल एक्सपोर्ट में कितना कंट्रीब्यूशन है फिश का इंडिया से? 10%। और जो एग्रीकल्चर में देखें फिश का टोटल, एग्रीकल्चर में 20% के लगभग है एक्सपोर्ट में। मतलब जितना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है ना, मान लो 100% एग्रीकल्चर होता है, एक सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं हम, मान लो 100 टन एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं, गेहूँ, चावल, ये वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं, उनमें से 20% जो होता है माल वो फिश होता है, फिश का एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। जो फिशरीज और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन है ये इंडिया की जीडीपी का 1% के अराउंड कंट्रीब्यूट करते हैं।
और ओवरऑल एग्रीकल्चर जीडीपी में निकालें वो 5%। पहले देखो हम टोटल ये एक्सपोर्ट देख रहे थे, एक्सपोर्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है फिश का। अब ये देख रहे हैं जीडीपी के पक्ष में कि पूरे जीडीपी में 1%, लगभग 1% जो जीडीपी आती है फिशरीज और एक्वाकल्चर से आती है इंडिया की, और एग्रीकल्चर में निकालें तो ओवरऑल एग्रीकल्चर जीडीपी कितनी है 5%। ये लगभग 28 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट भी देता है फिशरीज सेक्टर। 28 मिलियन का मतलब है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2.8 करोड़ लोग हैं, उनको रोजगार भी देता है ये। और एक बोर्ड बनाया हुआ है 2006 में 2006 में एक बोर्ड बनाया था, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंदर काम करती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग सेक्टर, इसके अंदर काम करती है। और ये फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो तो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है फिशरीज डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेट और होलिस्टिक मैनर में। अब और कौन कौन से स्टेप हैं फिशरीज सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट ने लिए हैं? देखो ये फिशरीज के लिए मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आप ये स्टेप लिख सकते हो, कौन कौन से ये स्टेप लिए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने फिशरीज को प्रमोट करने के लिए। पहला तो 2019 में एक अलग से सेपरेट मंत्रालय बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्रीज ऑफ फिशरी बना दी अलग से फरवरी 2019 में स्पेशल फिशरीज के लिए। एक ब्लू रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा कहाँ पे? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में। नीली क्रांति भी बोलते हैं हिंदी में इसको, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। ये क्या है? इसमें भी फिशरीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक रिवॉल्यूशन चलाई थी, जैसे वीट का प्रोडक्शन और चावल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन थी ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ऐसे ये ब्लू रिवॉल्यूशन थी एक्वाकल्चर को, फिशरीज को प्रमोट करने के लिए। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट था फिशरीज का, इस पर फोकस यही था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट और मैनेजमेंट किया जाए फिशरीज का, और इनका इन्वायरमेंट ऐसा इनेबल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा फिश का प्रोडक्शन हो हमारे इंडिया में, और लोगों की लाइवलीहुड है जो इनकम जनरेशन ज़्यादा हो और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें जो फिश कल्चर करते हैं, मतलब फिश एग्रीकल्चर करते हैं। नेक्स्ट क्या किया गवर्नमेंट ने? एक फंड बनाया, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसमें लगभग 7,522 करोड़ रुपीज़ इसमें अप्रूव किए और ये फंड बनाया फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए। एक स्कीम चलाई, योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये चलाई, ये लॉन्च की थी। इसका ये था टारगेट कि 2024-25 तक आते आते 22 मिलियन टन 20 मिलियन टन फिश प्रोडक्शन करना है, फिश प्रोडक्शन करना है। तो इसमें ये भी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि 5.5 मिलियन पीपल के लिए जॉब क्रिएट करनी है, मतलब इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है 5.5 मिलियन पीपल्स के लिए। एक किसान क्रेडिट कार्ड भी है फिशरमैन के लिए, ये खरीद सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। कहाँ से? पोस्ट ऑफिस से भी खरीद सकते हैं, कुछ ऑफिस बनाए हुए होते हैं गवर्नमेंट ने किसानों के लिए, तो किसान क्रेडिट कार्ड खरीदते हैं तब, जैसे मान लो 50,000 का किसान क्रेडिट कार्ड खरीद लिया तो फिर इसमें क्या है, ब्याज वगैरह मिलता है, या फार्मर की इनकम कुछ सालों में क्या है, डबल हो जाती है। जैसे इसमें कुछ टारगेट था लगभग 8 साल का, 8 साल का टारगेट था, लगभग 100 मंथ का टारगेट था, 100 मंथ, और 100 मंथ कितने हो जाते हैं, लगभग 8 साल 4 महीने, ऐसा कुछ टारगेट था इसमें। और ये किसान क्रेडिट कार्ड फिशरमैन के लिए लागू भी होता है, और जो एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि जो और भी कुछ मान लो वीट का प्रोडक्शन करते हैं या चावल का करते हैं, वो भी खरीद सकते हैं इसे। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ये एक प्लान चलाया था गवर्नमेंट ने, तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। अभी गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है, मतलब क्रिएट कर दिया रिसेंटली एक नया मंत्रालय क्रिएट कर दिया है, हिंदी में बोलते हैं इसको सहकारिता मंत्रालय। कॉपरेशन का मतलब है सहयोग, सहकारिता, तो सहकारिता मंत्रालय क्रिएट किया है, बनाया है अभी इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्रिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। किस लिए? ताकि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, मजबूत किया जा सके। क्या क्या फीचर्स हैं इस न्यू मिनिस्ट्री के? ये इस विजन को रियलाइज करेगा, सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि का मतलब है, सहकार मतलब सहयोग, सहयोग से समृद्धि की तरफ, कॉपरेशन थ्रू कॉपरेशन टू प्रॉस्पेरिटी, इसका ये टारगेट है। और इसमें क्या होगा, जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो क्या करेंगे, कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए कंट्री में काम करेंगे। इसमें क्या होगा कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक तरह से स्ट्रीमलाइन करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव सर्विसेज हैं, कोऑपरेटिव्स हैं या कोई मान लो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं, उनमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके, मतलब लोग इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको
प्रमोट कर सकें। और ये फिर कोऑपरेटिव है क्या? देखो कोऑपरेटिव क्या है? कोऑपरेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन ही मान लो, एक संस्था मान लो आप, जो क्या है पीपल सेंट्रिक होती है, पीपल सेंटर्ड इंटरप्राइज होती है, पीपल सेंट्रिक बोल लो या पीपल सेंटर्ड इंटरप्राइज। इसमें क्या लोग ही इसके मालिक होते हैं। जैसे मान लो आप लोगों ने मिलके बना लिए कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स क्या है, आप ही उसका मिलके सब लोग आपस में उसका फ़ायदा लोगे। मान लो आपने पैसे जमा कर लिए, एक कोऑपरेटिव बना लिया आपने पैसे की, और आपने एक अकाउंट खुलवा लिया। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप होता है ना, ऐसे ही कोऑपरेटिव होती हैं। तो कोऑपरेटिव लोगों का बीच में रह के काम करती हैं, और लोग ही इसके मालिक होते हैं, और चलाते हैं वही मेंबर, जो इसके मेंबर होते हैं वही चलाते हैं। तो उनके कॉमन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल नीड्स और एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए कोऑपरेटिव्स बनाई जाती हैं। प्रोविज़न क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव से रिलेटेड? देखो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था 2011 में, 2011 में संशोधन किया था संविधान में, 97वां 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसने हमारे संविधान में कुछ चेंज किए थे, संशोधन किए थे। एक तो पार्ट 9B है, इसमें चेंज किया था। इसमें पार्ट 9A डील्स करता है म्यूनसिपल से, और पार्ट 9B ये ऐड किया था इसमें पार्ट 9 में। एक आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज C, इसमें कोऑपरेटिव वर्ड जोड़ा था, कोऑपरेटिव वर्ड। इसमें क्या है, सबको अधिकार है, मतलब राइट टू मेक कोऑपरेटिव एक फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। तो ये फंडामेंटल राइट है सिटीजन का कोऑपरेटिव बनाना। एक 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही आर्टिकल 14(3)B जोड़ा, 43(3)B ये जोड़ा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, पार्ट 4 में, और ये 19(1) किस में जोड़ा था? पार्ट 3 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं आपको पता है? 22, मतलब 22 पार्ट हैं। तो ये पार्ट 3 में एक तो चेंज किया, एक पार्ट 4 में किया, और एक पार्ट 9 में किया। पार्ट 9 में 9B जोड़ा, 9B क्लाउज जोड़ा। 1940 मतलब 43B आर्टिकल में ये जोड़ा कि रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कि स्टेट क्या करेंगी, ऐसा एफर्ट लगाएंगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करेंगी। तो आपको याद कैसे रखना, यूपीएससी देखो कैसे पूछता है कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किस किस में इसमें चेंजेस किया। पार्ट 9B में किया, पार्ट 3 में किया, पार्ट 4 में किया। और ऐसे भी पूछ लेती है कि जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसने किस किस में चेंजेस किए। ऑप्शन में रहेंगे फंडामेंटल राइट में चेंज किया, DPS में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हिंदी में बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किया, या दोनों में किया, या किसी एक में भी नहीं, नन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में, बोथ। ये फंडामेंटल राइट में भी और DPS में भी ये चेंजेस किया। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वाइट फ्लैग कैंपेन इन मलेशिया। मलेशिया आप सब लोगों को पता है कहाँ पे? ये मलेशिया देखो, ये अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे देखो ये मलेशिया दिखाई दे रहा है। मलेशिया देखो यहाँ पे है। मलेशिया कंट्री क्या है, इसमें अभी एक कैंपेन चला रहा है, अभियान चलाया जा रहा है लोगों के द्वारा। कैंपेन का मतलब होता है अभियान। वाइट फ्लैग नाम है इसका, वाइट फ्लैग कैंपेन, मतलब सफ़ेद झंडा। ये सफ़ेद झंडा, ऐसा सफ़ेद झंडा क्या करते हैं, ये अपने घर के सामने टांग रहे हैं, अपने घर के सामने बांध देते हैं। क्यों बांध देते हैं? देखो भाई साहब, जो कोविड-19 आया, बहुत सारे लोग गरीब हो गए, उनके पास ना तो खाने को कुछ है और ना ही उनकी जीवन यापन सही से चला सके, ऐसा उनके पास कोई मनी नहीं बची है। तो अपने घर के सामने लगा देते हैं ताकि लोगों को पता चले इन्हें ज़रूरत है, इनके पास कुछ नहीं है खाने को, तो इनके लिए खाने को दो। कोई मान लो पड़ोसी है या कोई आता जाता है, वो इनकी सहायता कर सकता है, जिसके घर के आगे वाइट फ्लैग देखेगा। तो वाइट फ्लैग मूवमेंट को मलेशिया की भाषा में ये भी बोलते हैं बेंद्रा पोती, ये हैशटैग बेंद्रा पोती मूवमेंट बोलते हैं मलेशिया में। इसका इंग्लिश में नाम क्या है? वाइट फ्लैग मूवमेंट। हिंदी में बोलोगे तो सफ़ेद झंडा आंदोलन। वैसे हिंदी के कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मलेशिया की भाषा, मलेशिया में आप याद नाम रखो, बेंद्रा पोती मूवमेंट या वाइट फ्लैग मूवमेंट। तो ये हमने देख लिया लॉकडाउन की वजह से जो डिस्ट्रेस हुआ है फैमिलीज़ को, जो जिनको ज़रूरत है, तो कोई नेबर्स, कोई पड़ोसी करना चाहे, या कोई गुड स्मैरिटन है, गुड स्मैरिटन का मतलब अच्छा नागरिक है, कोई मान लो मदद करना चाहता है, तो वाइट फ्लैग जिसके घर के आगे देखेगा वो मदद कर सकता है। तो यही है इसके बारे में। नेक्स्ट है ग्रांड इथोपियन रिनेसेंस डैम। एक बांध है, बांध कहाँ पे? ये अफ्रीका में। अफ्रीका आप सबको पता है, ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका बोलते हैं अगर नहीं पता है तो इसको। और ये अफ्रीका में, यहाँ पे इथोपिया कंट्री दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे। ये देखो, पेन चेंज कर लेते हैं हम, ये देखो यहाँ पे, ये इथोपिया कंट्री में ये डैम बनाया जा रहा है, ये इथोपिया। अब इसे हम यहाँ पे देखेंगे, ये वाला देखो आप, ये अफ्रीका का मैप कोने में दिखाई दे रहा है आपको, ये ऊपर
ये अफ्रीका का मैप, और ये वाला पोर्शन ये देखिए यहाँ पे, ये इथोपिया कंट्री है यहाँ पे, और ये ब्लू नाइल, ब्लू लाइन जा रही है, और ये वाइट नाइल, और ये नाइल है, मतलब नील, हिंदी में नील नदी बोलते हैं, नील रिवर, नील नदी या नील रिवर, और इंग्लिश में ये बोल देते हैं नाइल भी बोल देते हैं या नील भी, ब्लू नील या ब्लू नाइल ये पार्ट है, ये ट्राइब्यूटरी है नाइल रिवर का, और ये है वाइट ट्राइब्यूटरी, ये ब्लू नाइल और वाइट नाइल ये दोनों मर्ज होके ये नाइल नील बन जाती है, ब्लू नील और वाइट नील ये नील नदी बन जाती है। और ये जो ब्लू नील इसकी ट्राइब्यूटरी है नील नदी की, क्योंकि अफ्रीका में आपको पता है सबसे लंबी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नील नदी है, नील रिवर। तो ये नील नदी पे ये ब्लू नील रिवर है इसकी ट्राइब्यूटरी ब्लू नील, यहाँ पे ये बनाया जा रहा है बांध, बांध बनाया जा रहा है। और ये बांध किस लिए बनाया जा रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। भाई साहब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पहले भी बताया था, जहाँ हाइड्रो आ जाए समझ लेना पानी की बात हो रही है, वाटर की। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पावर का मतलब क्या है, बिजली, जो आपके घरों में बिजली लाइट इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, ये बिजली बनाएंगे, इस पर बिजली बनाएंगे यहाँ पे बांध बना के, डैम बना के। तो ये पूरे अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट डैम है, सबसे बड़ा डैम, ये न्यूज़ में आया है अभी इसलिए। तो ये बन रहा है यहाँ पे, ये लोकेशन कहाँ पे, ये इथोपिया में एक रीजन है, क्षेत्र है जिसका नाम है बेनीशांगुल गुमूज रीजन, यहाँ पे ये बनाया जा रहा है। और इसको मिलेनियम डैम भी बोलते हैं, मिलेनियम डैम या मिलेनियम बांध भी बोलते हैं इसको। और इसकी अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, इस पर कंस्ट्रक्शन बन रही है, जो ब्लू नाइल रिवर है उस पर ये बन रहा है। और यहाँ पे सूडान कंट्री है, सूडान कंट्री है, सूडान उससे 40 किलोमीटर ईस्ट में है। ये देखो भाई साहब सूडान, ये सूडान, साउथ सूडान, ये साउथ सूडान, और ये सूडान से 40 किलोमीटर ईस्ट में है। और ये जो प्रोजेक्ट है जब कंप्लीट हो जाएगा, अफ्रीका पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना रिवेंज टूरिज्म। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, और टूरिज्म आप जानते हो घूमना, पर्यटक जो घूमते हैं, पर्यटक हो गया पर्यटन करना। तो ये क्या टर्म है अभी देखो, इसलिए न्यूज़ में आई है। ऐसा माना जा रहा है कि रिवेंज टूरिज्म हिट करने वाली है इंडिया में, अभी बढ़ने वाली है। कैसे, देखो ये टर्म निकाली गई है रिवेंज ट्रैवल से। रिवेंज ट्रैवल की तरह ही 1980s में एक चाइनीज वर्ड आया था रिवेंज स्पेंडिंग। देखो चाइना में क्या हुआ था, 1980s से पहले बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है प्रतिबंध लगा दिए थे। आप लिमिटेशन मान लो, रेस्ट्रिक्शन मान लो, लिमिटेशन मान लो, लगा दिए थे चाइना में लोगों पे। वहाँ पे कंज्यूमर क्या है, कुछ खरीद नहीं पा रहे थे, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन हटा दी 1980s में चाइना ने। और अचानक से कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग थी वो उसमें एक्सप्लोजन आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा किया लोगों ने अचानक से। इतना खर्चा किया, एक तरह से इतना खर्चा किया कि मतलब वहाँ पे इन्फ्लेशन आ गई और बहुत ज़्यादा खर्चा किया, डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई अचानक से। तो एक तरह से बाढ़ सी आ गई खर्चे की, कंज्यूमर ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया। तो ऐसे ही क्या है, ये रिवेंज टूरिज्म वर्ड आया इससे, रिवेंज ट्रैवल से रिवेंज टूरिज्म। क्या है, देखो भाई साहब लॉकडाउन लगा हुआ है, आपको पता है 2 साल से बहुत सारे लोग घरों में कैद हैं। अब उनको ना फटीग हो रही है, लॉकडाउन फटीग हो रही है। फटीग का मतलब एक तरह से बेचैनी, बाहर निकलने की बेचैनी हो रही है। जैसे ही लॉकडाउन हटा है, लोग चाहते हैं जैसे ये कोरोना वायरस ख़त्म हो, लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म हो, सारे लोग घूमने जाएं, तो उनमें फीलिंग ऐसी आ रही है। तो ये रिवेंज ट्रैवल या रिवेंज टूरिज्म। अचानक से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, तो इसी का नाम रखा है रिवेंज टूरिज्म या रिवेंज ट्रैवल। नेक्स्ट हमारा बंगाल पासिस रिजोल्यूशन टू सेटअप काउंसिल। देखो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये सेकंड हाउस होता है जिसको विधान परिषद भी बोलते हैं, विधान परिषद। इसके लिए लेक्चर बना चुके हैं, पॉलिटिकल जो प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी लेक्चर बना हुआ है, अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कि कैसे बनाई जाती है और कैसे डिसॉल्व की जाती है। तो आप प्लीज़ वो लेक्चर ज़रूर देखना। मैं यहाँ पे जल्दी से ब्रीफ में बस आपको रिवाइज कराऊंगा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अभी एक रिजोल्यूशन पास किया है 2/3 मेजोरिटी से। 2/3 मेजोरिटी क्या होती है, मेजोरिटी का एक लेक्चर बना हुआ है पॉलिटिकल प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो कितने टाइप की मेजोरिटी होती है हमारे संविधान के अनुसार। तो 2/3 मेजोरिटी को बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। स्पेशल मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन पास किया है कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए। तो ये प्रोसेस क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का, किसी भी देखो पार्लियामेंट के पास पावर होती है ये बनाने की। पार्लियामेंट कोई किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में दूसरा हाउस बना सकती है, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो अच्छे से आपको समझ में आएगा उस लेक्चर में, सिर्फ इसमें मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन पार्लियामेंट कब बना सकती है, उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट को अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो उसकी विधानसभा होती है, उसमें एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है स्पेशल मेजोरिटी से, यानी कि 2/3 मेजोरिटी से। उसके बाद पार्लियामेंट चाहे तो बना सकती है
पार्लियामेंट में बाई लॉ कैन क्रिएट ए लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर ए पर्टिकुलर स्टेट। लेकिन अगर नहीं चाहे तो पार्लियामेंट नहीं भी बना सकती। अभी क्या देखो, इंडिया में बाई कैमरल सिस्टम है पार्लियामेंट लेवल पे। बाई कैमरल का मतलब होता है दो हाउस। हमारे सेंट्रल लेवल पे दो हाउस हैं, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये होगा बाई कैमरल। लेकिन स्टेट में बाई कैमरल नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट में बाई कैमरल हाउस। बाई कैमरल का मतलब दो हाउस। स्टेट में एक तो विधानसभा होती है जिसमें एमएलए बैठते हैं, एक विधान परिषद, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद, विधानसभा बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, जिसमें एमएलए बैठते हैं असेंबली में। तो अभी सिर्फ 6 स्टेट हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो महाराष्ट्र हो गया आपका महाराष्ट्र, एक तेलंगाना हो गया तेलंगाना, एक आपका हो गया कर्नाटक, एक हो गया आंध्र प्रदेश, एक आपका बिहार हो गया, और एक आपका यूपी हो गया। पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन आपको पता है उसका स्टेट का स्टेटस छीन लिया, यूनियन टेरिटरी बना दी, इसमें हटा दी लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब सिर्फ 6 स्टेट में है। कौन कौन से हैं ये आपने देख लिया, याद करवाऊँ, देखो ये अपना हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये मैप हो गया हिंदुस्तान का, जैसा भी बना है आप मैप मान लो हिंदुस्तान का। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे यूपी बिहार 2 स्टेट हो गए, यहाँ पे महाराष्ट्र कर्नाटक 2 हो गए, यहाँ पे तेलंगाना आंध्र प्रदेश ये 2 हो गए, 2 2 4 2 6 हो गए याद। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अब क्या है इसमें, देखो ये समझ लिया हमने बाई कैमरल हाउस 6 स्टेट में और हमारे सेंट्रल लेवल पे है। और अगर कोई मान लो चाहता है स्टेट में बने लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो स्टेट गवर्नमेंट को आर्टिकल 169 ये बोलता है कोई कि पार्लियामेंट लॉ क्रिएट करके किसी को भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद क्रिएट भी कर सकती है और अबॉलिश भी कर सकती है। सिर्फ ये पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी चाहिए बनाने के लिए भी और ख़त्म करने के लिए। अबॉलिश का मतलब है रिपील करना, रिमूव करना, ख़त्म करना। लेकिन जब कर सकती है क्रिएट भी और ख़त्म भी कब कर सकती है, जब वहाँ की स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली रिजोल्यूशन पास करे स्पेशल मेजोरिटी से, यानी कि 2/3 मेजोरिटी से। अब स्ट्रेंथ कितनी होती है जब लेजिस्लेटिव काउंसिल बना देते हैं, मतलब कितने मेंबर होते हैं, ये आर्टिकल 171 आर्टिकल 171 का क्लाउज 1 ये बोलता है कितने मेंबर होने चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में। जितने उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर होते हैं, मान लो उसमें मेंबर हैं कितने 126 मान लो, 126 है मान लो, तो इसका क्या है मैक्सिमम मेंबर, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में विधानसभा में मान लो वेस्ट बंगाल की विधानसभा में इतने, वैसे है तो ज़्यादा, लेकिन ये मान लो 126 मेंबर हैं अभी। तो क्या है, जब काउंसिल क्रिएट की जाएगी विधान परिषद, उसमें मैक्सिमम मेंबर रहेंगे असेंबली के 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 126 तो 1/3 कितना हो जाएगा, काट देंगे, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, मतलब 42 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और 40 से लेस नहीं होनी चाहिए, 40 से लेस भी नहीं होनी चाहिए। मान लो किसी में कितने मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, कितने हैं 99 मेंबर है विधानसभा में, तो 1/3 कितना हो गया इसका 33 हो गया। तो 33 तो यानी कि 40 से कम हो गए, यानी कि 40 से कम नहीं होंगे भाई साहब, 40 से ज़्यादा ही करेंगे, 40 या 40 से ज़्यादा रखेंगे आप, चाहे 1/3 से, मतलब 1/3 का मतलब ये है कि मैक्सिमम 1/3 होंगे, लेकिन कम से कम भी 40 भी रहेंगे, 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगे तो 40 से कम भी नहीं होंगे, तो ये दोनों आपको सर्टिफाई करनी है, 40 से कम भी नहीं रहने चाहिए। अब इसके मेंबर इलेक्ट कैसे होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, जब विधान काउंसिल मतलब विधान परिषद और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी जाती है, देश के 1/3 मेंबर तो इसके क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। जो असेंबली के मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, वो वोट डालते हैं, 1/3 मेंबर होते हैं ऐसे। और बाकी के 1/3 मेंबर होते हैं कैसे, जो भी म्यूनसिपाल्टी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और लोकल अथॉरिटीज़ के मेंबर होते हैं, इलेक्ट होकर आए होते हैं, वो वोट करते हैं, उनसे इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट 1/12 मेंबर होते हैं जो उस स्टेट में, उस राज्य में जो टीचर्स हैं, जो स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं टीचर्स, वो वोट करते हैं, उनके द्वारा इलेक्ट क्या होता है। और 1/12 होते हैं रजिस्टर्ड ग्रेजुएट, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएट स्नातक पढ़ लिए, BA पास कर लिए या BTech कर लिए, जो ग्रेजुएट हो गए हैं वो वोट करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं 1/12 मेंबर का। और बाकी के बचे कितने 1/6 मेंबर बचे, ये इलेक्ट नहीं होते, ये नॉमिनेट होते हैं, मतलब नामांकित करते हैं इनका गवर्नर, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं। वो कैसे करते हैं, मतलब देखते हैं क्राइटेरिया इसके बेस्ड पे, लिटरेचर, उन मतलब जिन मेंबर को 1/6 मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया जाएगा, उन्हें या तो लिटरेचर की जानकारी हो, कोई बुक वगैरह लिखते हो, साहित्यकार हो, या साइंस के बारे में जानकारी हो, कोई वैज्ञानिक हो, आर्ट के बारे में कोई पेंटिंग वगैरह करता हो,
या कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में ये जानकारी हो, या सोशल सर्विस के बारे में जानकारी हो। तो ये कितने क्राइटेरिया, 1 2 3 4 5, ये 5 क्राइटेरिया, ये आपको याद रखना है। और अगर देखो जैसे राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट मेंबर, उसका क्राइटेरिया, उसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं होता, बाकी के 4 क्राइटेरिया होते हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इसके बेस पे अपॉइंट किए जाते हैं 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में। ये आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिक्यूजल ऑफ जजेज। रिक्यूजल का मतलब होता है पीछे हटना, और जजेज का मतलब है जज किसी केस से पीछे हट जाता है, अपने आप को हटा लेता है कि भाई साहब मैं इस केस को नहीं सुनूंगा, किसी और को दे दो। अभी न्यूज़ में क्यों आया, पहले पढ़ भी चुके हैं और स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो जाके डिटेल में। इसमें सिर्फ रिवाइज करेंगे हम क्योंकि न्यूज़ में था। अभी क्या है, कलकत्ता में कलकत्ता हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है 5 लाख का फाइन लगा दिया है। उन्होंने कहा था कि जो जस्टिस है यहाँ पे जज हैं कौशिक चंद, ये केस सुन रहे थे, नंदीग्राम इलेक्शन का जो केस गया था कलकत्ता हाई कोर्ट में, वो केस ये सुन रहे थे कौशिक चंदा। और ऐसा आरोप लगाया था वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर में, जो कौशिक चंदा इनका कनेक्शन बीजेपी से है, ये बीजेपी का पक्ष करेंगे, तो इन्हें हटाया जाए, रिक्यूजल करना चाहिए इन्हें अपना। तो ये क्या है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि आप जज के मामले में इंटरफेयर कर रहे हो, इसलिए चीफ मिनिस्टर पर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। और ये 5 लाख किस पे खर्च होंगे, जो जुर्माना देंगी चीफ मिनिस्टर साहब, ये होंगे लॉयर पे, लॉयर की फैमिली पे, जो वकील कोविड-19 में भी काम कर रहे थे उनकी फैमिली पे ये खर्च होंगे। तो अब ये जज जो, ये क्या है, इसका जज का डिस्क्रिशन होता है, खुद का अपनी मर्जी होती है कि पर्सनल डिस्क्रिशन कि उस केस से हटना है या नहीं हटना, खुद का होता है। तो ये रिक्यूजल क्या होता है पहले ये समझते हैं शॉर्टकट में। रिक्यूजल या जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन भी बोलते हैं इसको। रिक्यूजल का मतलब देखो पीछे हटना होता है, पहले बता ही चुके हैं हम। और इसके अगर आप डेफिनेशन लिखनी है ऐसे लिखोगे, एक्ट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम द पार्टिसिपेशन इन एन ऑफिशियल एक्शन सच एज लीगल प्रोसीडिंग ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये एब्सटेनिंग का मतलब होता है बचना, किसी चीज़ से बचाना अपने आप को। किससे बचा रहे हैं, पार्टिसिपेशन, हिस्सेदारी से बचा रहे हैं अपने आप को। किस में, ऑफिशियल एक्शन, मतलब कोई ऑफिशियल एक्शन लेना चाह रहे हैं लीगल प्रोसीडिंग में, जिसमें उसका किसके कारण हटा रहे हैं अपने आप को, किसके कारण बचा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण। कहने का मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब होता है, किसी केस को सुन रहा है जज, और जज जिस केस को सुन रहा है उसी का कोई जानकार है, उसी का कोई फैमिली का है, उसे जानता है, तो उस केस में जज अपने आप को रिक्यूजल कर लेता है, अपने आप को पीछे हटा लेता है। उसी को क्या बोलते हैं, रिक्यूजल या जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन। डिटेल में समझना तो आप प्लीज़ वो लेक्चर देखना, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में बना हुआ, देखा हुआ तो प्लीज़ रिवाइज कीजिए। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो वो नोट्स रिवाइज कीजिए। देखो बार बार यही होता है, जब कोई टॉपिक आता है न्यूज़ में तो आपको रिवाइज करना होता है, और यूपीएससी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो, कैसे भी हो। आपको बताऊंगा हिस्ट्री के क्वेश्चन भी कहाँ से पूछे हैं। कोई 2 से 3 क्वेश्चन को छोड़ दें तो वो सिर्फ ऐसे होते हैं जो हाँ अलग से पूछे हैं, सरप्राइज दे दिया, लेकिन जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं ना वो भी वही पूछे जाते हैं जो न्यूज़ में टॉपिक रहते हैं। साबित करूँगा मैं अभी आगे, आज ऐसा टॉपिक आया जिससे साबित करूँगा मैं। देखो अब इसमें पढ़ते हैं ग्राउंड्स ऑफ रिक्यूजल। रिक्यूजल का ग्राउंड क्या है, रिक्यूजल का ग्राउंड क्या है, पीछे हटने का आधार क्या है, आधार पीछे हटने का आधार इसलिए है, देखो आधार क्या क्या है। एक तो यही है जो फेवर, मान लो ऐसा लगता है कि जज किसी का पक्ष ले सकता है एक पार्टी का, तो अपने आप को पीछे हटा लेता है खुद ही, अपनी मर्जी से हटाता है। भाई सब ये याद रखना है, अपनी मर्जी से। डिस्क्रिशन है जज का, हटे ना हटे उसका खुद का डिस्क्रिशन है। नेक्स्ट क्या है, मान लो उस जो भी सब्जेक्ट मैटर, जो भी मामला केस सुन रहा है जज, उसका इंटरेस्ट हो उसमें, और किसी लोग को जानता हो या रिलेशनशिप हो, संबंध हो, उसका रिश्तेदार हो, उसका भाई बहन हो, कुछ भी हो, जब हटा लेता है। या फिर पहले वो केस बहुत पहले से चल रहा है, उस टाइम पे जज रहा हो, मतलब जज क्या है उस टाइम पे लॉयर रहा हो, वकील रहा हो, और उस केस को लॉयर की तरह हैंडल किया हो उस जज ने, तब भी अपना हाथ को हटा लेता है। या उस केस के बारे में कोई पर्सनल नॉलेज हो किसी पार्टी के बारे में, या पहले से कम्युनिकेशन हो चुका हो किसी पार्टी से, जो 2 पार्टियाँ ए और बी पार्टी केस लड़ रही हैं किसी भी पार्टी से, किसी भी आदमी से, ए और बी आदमी है, मतलब पार्टी बोल लो, एक पार्टी है एक पार्टी है, ए आदमी से या बी आदमी से किसी से पहले बातचीत हो चुकी हो, तब भी वो हटा लेता है अपने आप को। चाहे रूलिंग, कमेंट, कंडक्ट, किसी के बारे में कुछ भी संबंध हो जज का, अपने आप को हटा लेता है वो। और ये डिस्क्रिशन है, क्या ऐसा कोई लॉ है भाई साहब, तब से तो कहता रहा हूँ मैं, डिस्क्रिशन मतलब खुद की मर्जी है जज हटाएगा, तो ऐसा कोई लॉ है, कोई भी लॉ नहीं है, नो डेफिनेट रूल्स। रिक्यूजल के लिए कोई भी जज के लिए ऐसा कोई डिफाइन रूल नहीं है, ना ही हमारे संविधान में दिया हुआ, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कुछ नहीं दिया हुआ, ना ही किसी कानून है, कोई एक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, किसके बेस पे हटाता है, अपनी मर्जी। किसके बेस पे अपनी मर्जी, भी किसके बेस पे, जब
ये शपथ लेते हैं जज, जब जज अपॉइंट होते हैं और ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं अपने ऑफिस में घुसने के लिए, तो जज ये शपथ लेते हैं कि हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे और जस्टिस डिलीवर करेंगे, सबको न्याय देंगे बिना किसी डर के, विदाउट एनी फीवर और फेवर, अफेक्शन और इलविल, बिना किसी डर के, बिना किसी का पक्ष लिए हुए हम अपना न्याय देंगे सभी लोगों को। तो इस वजह से ये अपना डिस्क्रिप्शन के बेस पे हटा लेते हैं अपने आप को पीछे। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट है इसके रिगार्डिंग। एक है रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो भाई साहब, कि अगर ऐसा हो कि किसी भी पार्टी के में 22 हो सकता है, 22 का मतलब है पक्ष, कोई जज पक्षपात कर सकता है, तो जज क्या है अपने आप ही अपने आप को डिसाइड करेगा कि वो 22 ना करे, किसी के साथ पक्ष ना करे। नेक्स्ट एक जजमेंट है 2015 का, ये है जस्टिस जे चेलामेश्वर ने ये दिया था जजमेंट। ये जज का नाम है जस्टिस जे चेलामेश्वर। इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस का नाम है। इस केस में कहा था कि जब भी क्या है जज को लगेगा कि उसका कोई इंटरेस्ट है, उसकी उसमें पहले से कोई जानकारी है और इंक्वायरी करने पे ये पता चला कि उस पर जज पे भी खतरा हो सकता है कि ऐसे आरोप लग सकते हैं कि उसने बाइश किया है, पक्षपात किया है किसी केस के बारे में, तो उसे क्या है जज को खुद ही अपने आप को उस केस से पीछे हट जाना चाहिए, रिक्यूजल करना चाहिए। ऐसे जजमेंट है। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021। 2 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको हम, फिर तिबारा कर रहे हैं, फिर न्यूज़ में आया है। क्यों आया है? एक स्टैंडिंग कमेटी बैठी थी ऑन इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। कमेटी का मतलब कुछ मेंबर बैठा दिए भाई साहब, सदस्य कुछ आदमी बना दिए इस कमेटी में, ये ग्रुप हो गया एक मेंबर का। इसने अभी डिसकंटेंट कन्वेड की है। डिसकंटेंट का मतलब है असंतुष्ट। इसने कहा है कि भाई साहब हम खुश नहीं हैं, हम जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने ये बिल लाए हैं, इस बिल में कुछ प्रोविजन है जिसमें सुपर सेंसरशिप का क्लाउज है। सेंसरशिप का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध लगाना। जो इस सुपर सेंसरशिप का क्लाउज का मतलब नई प्रोविजन, धारा जोड़ी है इस सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल में 2021 के में, उससे हम खुश नहीं है, ऐसा बोला इस कमेटी ने। कौन सी धाराएं हैं, क्या क्या कंसर्न है, ये क्या है देखो। इसमें रखा है कि जब भी कोई फिल्म बनती है, मूवी बनी भाई साहब, मान लो अक्षय कुमार की मूवी बनी, और मूवी बनने के बाद क्या है, हमारे देश में एक बोर्ड बना हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इस बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है सिनेमा घरों में रिलीज करने से पहले मूवी को रिलीज होना है, रिलीज करने से पहले, लॉन्च करने से पहले ही जाएंगे इस बोर्ड के पास, यहाँ अधिकारी होंगे, वो इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग का मतलब है इस मूवी को, पूरी मूवी को चला के देखते हैं कि हाँ इसमें कोई आपत्तिजनक सीन तो क्रिएट नहीं किए गए, कोई ऐसा तो नहीं है किसी के धर्म के बारे में, जाति के बारे में, किसी भावनाओं को ठेस पहुँचाए, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं दिखाई है। तो ऐसी चीज़ दिखाई होती है तो उनको कट कर देते हैं। ये इसी को सेंसर बोर्ड भी बोला जाता था पहले, सेंसर बोर्ड भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये प्रतिबंध लगाता है। सेंसर का मतलब प्रतिबंध। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन क्या करता है, देखता है, अगर वो सारी मूवी सही है तो उसको पास कर देता है, उसे सर्टिफिकेट दे देता है, प्रमाण पत्र दे देता है कि हाँ भाई साहब लो आपको सर्टिफिकेट दे दिया, अब आप सिनेमा घरों में रिलीज करो। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके सर्टिफिकेशन देने के बाद भी अब नई क्लाउज जोड़ दी है इस बिल में। जब ये बिल पास हो जाएगा पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देंगे, साइन कर देंगे, तो ये एक्ट बन जाएगा, कानून। उसके बाद ये हो जाएगा जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन दे देगा, उसके बाद भी गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर रहेगी रीसर्टिफिकेशन की, कि गवर्नमेंट से दोबारा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो उसको डायरेक्टर को या उसको प्रोड्यूसर को जिसने मूवी बनाई है दोबारा से लेना पड़ेगा रीसर्टिफिकेशन। एक बार तो इस बोर्ड से लेना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो ये क्लाउज क्या है, एक तरह से किस लिए लिया है, गवर्नमेंट का कहना है कि ये हमारे राष्ट्र की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी, सुरक्षा और अखंडता को बचाने के लिए क्लाउज रखा गया है। कि कभी कभी क्या होता है, कोई मूवी रिलीज होती है तो लोग भड़क जाते हैं, दंगे प्रसाद हो जाते हैं, वायलेंस हो जाते हैं, तो इनको रोकने के लिए ये क्लाउज लाया गया कि गवर्नमेंट भी ये बोर्ड के सर्टिफिकेशन देने के बाद बोर्ड भी रिव्यू करेगा, तब जाके फाइनल सर्टिफिकेशन देगा, इसलिए लाया गया ये क्लाउज। ये कहना है किसका, सरकार का, गवर्नमेंट का। अब इसमें इशू क्या क्या है, इशू देख तो एक तो ये है प्रॉब्लम, इशू का मतलब प्रॉब्लम क्या क्या हुई है। एक तो ये हो गया कि अभी क्या है, एग्जिस्टिंग पेनल प्रोविज़न है ऑलरेडी। पेनल प्रोविज़न का मतलब होता है पेनल्टी, पनिशमेंट। क्या है, मिनिस्ट्री जब भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है फिल्म की वजह से, तो पेनल्टी लगा देती है, पनिशमेंट दे देती है, ऐसे क्लाउज हैं। लेकिन इसके बावजूद ये ब्यूरोक्रेट को पावर दे दी एडजुडिकेट करने की। तो ये क्यों दी गई है, कि ब्यूरोक्रेट का मतलब है
कि बोर्ड ने एक बार सर्टिफिकेशन दे दिया, फिर गवर्नमेंट से जाएंगे, गवर्नमेंट के तो अधिकारी देंगे फिर सर्टिफिकेशन दोबारा से रिव्यू करके। और ये क्या है, जो दोबारा से रीसर्टिफिकेशन का क्लाउज लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2000 का, उसके भी खिलाफ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि आप भाई साहब जो रिविजनल पावर है उसको एक्सरसाइज नहीं करोगे, सरकार नहीं करेगी। रिविजनल पावर का मतलब है एक बार इस बोर्ड ने सर्टिफाई कर दिया किसी फिल्म को, मूवी को, तो दोबारा से गवर्नमेंट उसे रिव्यू नहीं करेगी, दोबारा से सर्टिफाइड नहीं करेगी, इसका सर्टिफिकेट माना जाएगा फाइनल। तो इस जजमेंट के भी खिलाफ है। नेक्स्ट है, इस बिल में क्या क्या प्रोविजन और जोड़ी गई हैं। एक तो है एज बेस्ड सर्टिफिकेशन। एज बेस्ड सर्टिफिकेशन का मतलब ये है, देखो अभी 3 तरह के सर्टिफिकेट देता है ये बोर्ड। एक तो U/A और एक A। U का मतलब है अनरेस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान सब लोग देख सकते हैं, जिसको U सर्टिफिकेट मिला उस मूवी को। एक में लिखा होता है U/A। आपने देखा होगा जब मूवी चलती है ना, स्टार्ट होने से पहले एक वाइट वाइट सा आता है कुछ लिखा हुआ सा, वो सर्टिफिकेट दिखाते हैं वो कि इसको कैसा सर्टिफिकेट मिला मूवी को। एक मिलता है U/A, U/A। इसका मतलब है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, वो क्या है वो नहीं देख सकते इस मूवीज़ को। कहने का मतलब है, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा देती हैं उस पर, एक ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा दिया बच्चों के लिए, एडल्ट देख सकते हैं। एक ए है एडल्ट के लिए होती है, ऐसे 3 तरह के कुछ होते हैं। लेकिन इन कैटेगरीज को बांट दिया है अभी, इन कैटेगरीज को बांट दिया है किसमें, 4 कैटेगरी में। एक है U/7+, मतलब 7 साल के कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते और बाकी के सब देख सकते हैं। एक है 13+, 13 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते, सब देख सकते हैं। मतलब इन्हीं 3 कैटेगरी को बाकी के 3 में बांट दिया, इनको 3 में। एक है 16+, मतलब 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते और बाकी सब देख सकते हैं उस मूवीज़ को। तो कुछ सर्टिफिकेट हैं ऐसे, ये सर्टिफिकेट आपको याद भी ना रहे तो कोई ज़रूरी भी नहीं है इसको, बस ये देख लो कि कैसे कैसे, आपकी जानकारी के लिए कुछ पता होगा कि कैसे कैसे सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। एक है पायरेसी के अगेंस्ट। पायरेसी का मतलब होता है किसी मूवीज़ का मान लो नकली सीडी बना के बेच रहे हैं, उसकी पायरेसी कर लेते हैं ना, इंटरनेट पे गूगल पे आप ढूंढते हो, किसी ऐप वगैरह पे मिल जाता है, आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है कि इस पर क्या है कि आप उसे सिनेमा घर में ना जाते हो, कहीं पे देख सकते हो। तो ये होता है पायरेसी, किसी मूवी को नकली रूप से आप बेच रहे हो उसको, मतलब उसकी कॉपी बना के। तो इसके अगेंस्ट भी प्रोविज़न लाई गई हैं। इसमें रखा गया है कि अभी प्रेजेंटली इस एक्ट में कोई भी प्रोविज़न नहीं है धारा पायरेसी के लिए, लेकिन इसमें अभी जो कोई वॉयलेशन करेगा, कोई ऐसे चोरी करके मूवीज़ को बेचेगा CD या DVD में, या फिर इंटरनेट पे किसी साइट पे रखेगा, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है उसको, मतलब कैद हो सकती है और फाइन भी लग सकता है उसमें। नेक्स्ट है इटर्नल सर्टिफिकेट। इसमें क्या है, इसमें परपेचुइटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। परपेचुइटी का मतलब होता है लंबे समय तक, मतलब लाइफ टाइम। अभी क्या है 10 साल के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है, 10 साल के बाद उसे फिर सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, तो ये अभी लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, ऐसी प्रोविज़न रखी है। लेकिन अदर कंसर्न क्या है, एसोसिएटेड वही कंसर्न है इससे कि एक बार CBFC ने अगर सर्टिफाई कर दिया तो दोबारा से गवर्नमेंट उसको सर्टिफिकेशन करेगी, रिव्यू करेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो एक बार CBFC ने इसको दे दिया और ट्रेलर रिलीज कर दिया मूवीज़ का, और CBFC से सर्टिफिकेशन मिल गया, तो उसके बाद क्या, ट्रेलर देख के बहुत सारे जैसे कम्युनिटी है, बहुत सारे समुदाय के लोग, जाति के लोग, धर्म के लोग उस मूवी के अगेंस्ट वायलेंस करते हैं और उसकी ये करते हैं डिमांड, इस मूवी को रिलीज़ ना किया जाए, ये हमारी आस्था को मतलब एक तरह से ठेस पहुंचाती है। तो फिर गवर्नमेंट के पास ये पावर रहेगी रीसर्टिफिकेशन की, तो इसको गवर्नमेंट रोक सकती है। तो जो जितना भी पैसा लगाया भाई साहब प्रोड्यूसर डायरेक्शन है, वो तो बेकार ही चला जाएगा ना। तो गवर्नमेंट का कहना क्या है, गवर्नमेंट का कहना ये है, देखो भाई साहब आर्टिकल 19 है, इसमें सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, लेकिन इसमें अधिकार तो दिया है फ्रीडम स्पीच का, एसोसिएशन का, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, इसमें सब फंडामेंटल राइट है, आपके मौलिक अधिकार। लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, तो वो रेस्ट्रिक्शन ही हम लगाएंगे दोबारा से रिवाइज करके। अगर कोई कंप्लेंट आएगी फिल्म के रिगार्डिंग तो हम कंप्लेंट करके वो रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे बस। तो यही गवर्नमेंट का कहना है इसके बारे में। कुछ देखो हिस्टोरिकल फैक्ट देख लो। देखो जैसे ये एक्ट अभी न्यूज़ में है, तो हिस्ट्री में एक एक्ट बनाया था 1918 में अंग्रेज़ों ने, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, 1918 में बनाया था सेंसरशिप एक्ट 1918। ये इसलिए लगाया था कि जो भी मान लो कोई भी मान लो, इससे क्या है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दे दी थी कि वो लाइसेंस इशू करेगा एग्जीबिटर को। कोई भी मान लो मूवी वगैरह दिखाना चाहता है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर थी कि वो क्या करेगा, लाइसेंस इशू करेगा। लेकिन देखो लाइसेंस इशू करेगा और उसको पावर दे दी थी इंस्पेक्ट करने की, जांच करने की,
और इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती थी गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर भी कर सकती थी इंस्पेक्ट करने के लिए, मतलब किसी एक आदमी को अपॉइंट कर दिया कि ये देखने के लिए कि इस मूवी को सर्टिफाइड करने के पहले कि इसका ये सूटेबल है पब्लिक में दिखाने के लिए या नहीं है। तो ये सब कुछ के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दे दी थी ये सब कुछ करने के लिए। तो देखो ये जैसे एक्ट के बारे में ये हिस्टोरिकल फैक्ट पढ़ा है। ऐसे क्या था 2020 के यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था रखमाबाई केस से। रखमाबाई केस से इसलिए पूछा था भाई साहब, ये 1891 का एक कंसेंट ऑफ एज एक्ट था। कंसेंट ऑफ एज ये इसलिए पूछा था, पिछले साल फरवरी मतलब जनवरी फरवरी में एक डिस्कशन था और कंट्रोवर्सी थी, उसमें था कि जो महिलाओं की एज है ना मैरिज की, वो भी 21 साल कर देनी चाहिए। अभी देखो लड़के के लिए 21 साल है और लड़की के लिए 18 साल है, लेकिन क्या है इसमें इक्वलिटी लाए कि लड़की की भी 21 साल करो, इसमें इक्वलिटी लाओ, समानता लाओ लड़की के लिए भी। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी उस टाइम पे। तो ये जो एक्ट था ना हिस्ट्री में 1891, ये इसमें कंसेंट ऑफ एज एक्ट पास हुआ था। तो ये केस लड़ा था, उसके बाद ये केस हुआ था और वो रखमाबाई का केस था, क्योंकि इनकी भी बचपन में शादी कर दी गई थी, बहुत ही बच्ची टाइप चाइल्ड मैरिज हुई थी रखमाबाई की, तो इन्होंने केस लड़ा था रखमाबाई ने। तो इस केस के बारे में ही पूछ लिया था यूपीएससी ने हिस्ट्री में। तो जैसे ही देखो सिनेमेटोग्राफ ये न्यूज में, तो हिस्ट्री का हो सकता है कि ये वाला एक्ट पूछ ले कि इसमें किसको पावर दी गई थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ताकि वो लाइसेंस इशू कर सके। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 1913 में सबसे पहली हमारे देश में मूवी बनी थी राजा हरिश्चंद्र। लेकिन ये क्या थी, बिना बोलने वाली मूवी थी, मतलब पहले ऐसे कैमरे नहीं आए थे जब के आवाज़ को भी रिकॉर्ड किया जा सके, पहले सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड होती थी। राजा हरिश्चंद्र एक बिना बोलने वाली मूवी है, सिर्फ आपको एक्टिंग दिखाई देगी, कोई बोलता हुआ दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद 1931 में सबसे पहली बोलने वाली मूवी आई थी आलम आरा। उसके बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई थी, कैमरा वीडियो के साथ साथ आवाज़ भी रिकॉर्ड करने लगे थे, आलम आरा। तो ये चीज़ भी आपको फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है, रिवर कंजर्वेशन प्लान या प्रोग्राम। अभी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक सोसाइटी है, ये रजिस्टर है सोसाइटीज एक्ट में, इसने डॉक्यूमेंट रिलीज़ किए हैं कि रिवर गंगा का कंजर्वेशन संरक्षण कैसे किया जाए। पॉलिसी में क्या रखा है कि इसमें कहा है जो भी सिटी गंगा के अराउंड लोकेटेड है उनके लिए एक मास्टर प्लान बनाया है, मतलब रिवर को सेंसिटिव डिक्लेयर किया जाए और प्रैक्टिकली जो लैंड ओनरशिप और इंक्रोचमेंट हो रहा है रिवर के पास, मतलब अनधिकरण, इंक्रोचमेंट का होता है मतलब यहाँ पे अधिकरण कर लेते हैं। जैसे रिवर है, रिवर के यहाँ पे कोस्टल एरिया पे कुछ लोग रहने लग गए, यहाँ पे अनाधिकरण कर लिया, इंक्रोचमेंट कर लिया, तो ये यहाँ से हटाया जाए और लोगों को यहाँ से रीलोकेट किया जाए। तो रीलोकेशन स्ट्रेटजी बनाई है इसमें। मास्टर प्लान क्या है, इसमें ये रखा है शुड नॉट मैंडेट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की जाए कि जो क्या है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। तो इन्वायरमेंट को सही से सेफ भी रखा जाए और रिवर का मैनेजमेंट किया जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए, ऐसा इस प्लान में कहा है। एप्लीकेबिलिटी क्या है इस प्लान में, इसमें कहा है कि जो 97 टाउन जो शहर बसे हुए गंगा किनारे इन 5 स्टेट्स में, क्योंकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होते गंगा रिवर निकलती है, तो इन स्टेट के जहाँ जहाँ से निकलती है आसपास 97 टाउन नगर बसे हुए हैं, तो नगर के आसपास जो भी है कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जाए। तो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है क्या, ये 12 अगस्त 2011 को रजिस्टर की गई थी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। एक सोसाइटी है ये इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है एक तरह से इसकी, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, तो इम्प्लीमेंट करती है, ये गंगा रिवर कंजर्वेशन का प्लान है, इसको इम्प्लीमेंट करती है। और ये अथॉरिटी कब बनाई गई थी, ये वाली अथॉरिटी ये बनाई गई थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, इसके थ्रू बनाई गई थी। और इसका बाद में लेकिन नाम चेंज कर दिया था इस अथॉरिटी का 2016 में, 7 अक्टूबर 2016 में इसका नाम रख दिया था नेशनल काउंसिल फॉर रेजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट फॉर रिवर गंगा। इसका बाद में लेकिन इसको क्या है, इस नाम को हम शॉर्टकट में बुलाते हैं नेशनल गंगा काउंसिल। तो ये गंगा काउंसिल है, नेशनल गंगा काउंसिल, जिसका नाम पहले ये था नेशनल गंगा रिवर मतलब गंगा रेजुविनेशन एंड गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, तो इसको बदल के इसका नाम अभी है नेशनल गंगा काउंसिल। जो किस एक्ट के अंदर बनाई गई थी ये आपको याद रखना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। तो यही था बस इस लेक्चर में। अब इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, बस क्वेश्चन रह गए, टॉपिक तो यही थे हमारे। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है। आप एक क्वेश्चन पढ़ लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
क्वेश्चन कह रहा है कि बगराम एयरबेस कहाँ पे लोकेटेड है, हमने पढ़ा था ये अपने करंट अफेयर के टॉपिक में। ईरान, सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान, कतर। इसका आंसर है सी, अफगानिस्तान में है ये, क्योंकि यहाँ से यूएस की फोर्स विदड्रॉ कर रही है अफगानिस्तान से, इस रीजन से निकल गई है अभी नाटो और यूएस फोर्स, इसलिए न्यूज़ में था। नेक्स्ट आपको बताना है, इसके लिए स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ा था हमने। इस्तांबुल कन्वेंशन ये किससे रिलेटेड है ये बताना है। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से, कल्चरल या नेचुरल हेरिटेज के प्रोटेक्शन से, या जो टेररिज्म की फाइनेंसिंग होती है उसको रोकने से, या फिर जो वायलेंस अगेंस्ट वुमन होता है उसको प्रिवेंट करने से। जी हाँ, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है, आपने सही बता दिया होगा। जो वुमन के अगेंस्ट जो हिंसा होती है, वायलेंस होती है, उसको रोकने के रिलेटेड है। और ये कन्वेंशन डिटेल से हमने पढ़ी हुई है, लेक्चर बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। अदर इंपॉर्टेंट की टॉपिक में लेक्चर होगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा रोटरडम कन्वेंशन, किससे रिलेटेड है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। रोटरडम बेसल ये कन्वेंशन है, ये पढ़ा हुआ है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आपको ये बताना किससे रिलेटेड है, किससे संबंध रखता है ये रोटरडम कन्वेंशन। पहली कह रही है कि ये जो बायोलॉजिकल वीपन्स होते हैं किसी भी मेंबर कंट्रीज में, उसका रोक लगाने पे है। दूसरी कह रही है जो हजार्डस केमिकल्स यूज होते हैं इसका ट्रेड ना हो, इंटरनेशनल ट्रेड ना हो, इसको रोकने से है। नेक्स्ट है जो बालिस्टिक मिसाइल का प्रोलिफरेशन होता है, प्रोलिफरेशन का मतलब स्प्रेड होता है, उसको प्रिवेंट करने से, रोकने से है। या नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं। इसका आंसर है बी, जो हजार्डस केमिकल्स होते हैं, हानिकारक जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, इनको ट्रेडिंग ना हो इंटरनेशनली, इसके रोकने से है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा लाई हरोबा एक रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है भाई साहब जिसमें रीति रिवाज निभाए जाते हैं इस फेस्टिवल में। ये आपको बताना, लाई हरोबा ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है और कौन सी जाति है, कौन सी कम्युनिटी है जो लोग इसे मनाते हैं। पहला बोल रहा है हेजोक कम्युनिटी है क्या, मेघालय की, नागालैंड कम्युनिटी है क्या, आगामी नागालैंड की एक कम्युनिटी है आगामी नागा, या फिर मिजोरम की लोसाई, या मणिपुर की मेतेई। इसका सही आंसर है डी, मेती कम्युनिटी है मणिपुर की, एक प्रजाति है, शेड्यूल ट्राइब है जाति, ये सेलिब्रेट करती है लाई हरोबा फेस्टिवल। देखो मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है यूपीएससी, बहुत बार पूछा हुआ है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल इंडियन पेंटिंग्स, जो सेंट्रल इंडिया में पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वो किस किस से इन्फ्लुएंस से प्रभावित है, ये बताना है करेक्ट कौन सा है। देखो ये इंस्पिरेशन लेती हैं जो संस्कृत में लव पोइम, प्रेम कविता लिखी हुई हैं, या किसी और इंडियन लैंग्वेज में लिखी हुई हैं जो म्यूजिकल थीम्स हैं उनसे, इनसे प्रभावित हैं ये सेंट्रल इंडिया की पेंटिंग। ये वैष्णविज्म, सेविज्म, शक्ति एक्सरसाइज ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन दीज पेंटिंग्स, इनसे भगवान शिव विष्णु शक्ति से इन पे इन्फ्लुएंस प्रभावित किया हुआ है इन पेंटिंग को, मतलब इनके चित्र वगैरह बनाए जाते हैं इन पेंटिंग में। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। 1 2 दोनों सही दोनों गलत, दोनों के दोनों सही हैं भाई साहब, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा वैशिष्का स्कूल, ये देखो हिंदू फिलोसफी की 6 ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी हैं, 6 आपने पढ़ी होंगी ये 6, वेदांता, वैशिष्का, जो योगा, सांख्या, ये ऐसी 6 फिलोसफी हैं। तो ये आपको बताना वेदांता स्कूल है जो, इसके अकॉर्डिंग कौन सी करेक्ट ये इसमें स्टेटमेंट है। देखो वैशाख स्कूल के अकॉर्डिंग, स्कूल का मतलब है फिलोसफी, एक तरह से विचारधारा। इसमें क्या है, इसमें इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार जो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, एवरीथिंग है, वो 5 एलिमेंट है उनके द्वारा पैदा होते हैं। कौन कौन से 5 एलिमेंट, फायर आग, एयर हवा वायु, वाटर पानी, अर्थ पृथ्वी, एथर स्काई आसमान, इन 4 मतलब 5 तत्व हैं जिनसे हर एक चीज़ ब्रह्मांड में बनी हुई है। दूसरा कहता है इसके अकॉर्डिंग कि एटॉमिक थ्योरी पे बेस्ड है ये वैशिष्ट का स्कूल। इसका कहने का मतलब है जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं वो सब एटम से बने हैं। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट सेकंड दोनों सही दोनों गलत, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है आपको बताना अशोका के रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। पहली कह रही है कि अशोका को अनेक्स कर लिया था, अशोका ने मतलब किंग अशोक थे उसको, उसने कलिंगा को अनेक्स कर लिया था मौर्यन एम्पायर में। कलिंगा देखो एक स्टेट था, राज्य था, कहाँ पे, उड़ीसा में। तो इसको अनेक्स करने का मतलब है अपने राज्य में मिला लिया था, मिलाना, अनेक्स करने का मतलब मिलाना। अशोका के एडिक्ट हैं कुछ, मतलब बुक वगैरह लिखी हुई हैं, एडिक्ट ये मान लो, पिलर एडिक्ट या रॉक एडिक्ट, मतलब रॉक पे कुछ चट्टानों पे लिखा हुआ मिला है, ऐसे 13 ऐसे रॉक एडिक्ट हैं। उसके अकॉर्डिंग अशोका के एडिक्ट्स के अनुसार ये कहता है कि रिलीजियस डिवोशन और प्रमोशन ऑफ रिलीजन ये वाज मोर इम्पोर्टेंट देन सोशल हारमोनी, मतलब सोशल हारमोनी से ज़्यादा, लोगों में आसपास में प्रेम भावना हो, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप धर्म को प्रमोट करो और भक्ति को, धार्मिक भक्ति है जो उसको प्रमोट करो। अब बताना है कौन सा करेक्ट है, पहला दूसरा या दोनों सही दोनों गलत।
देखो दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अशोका ने प्रमोट किया था कि सोशल हार्मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धर्म के प्रमोशन से या धार्मिक भक्ति से ज़्यादा, कि लोगों में प्रेम की भावना होना चाहिए, आपस में मधुर संबंध होना चाहिए, सोशल हार्मनी होनी चाहिए, ये जरूरी है। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो यही था आज के टॉपिक।